उठ जाओ, कॉपी निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए। सबको कॉपी निकाल लीजिए, प्रिंसिपल कॉपी ले लीजिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी निकालिए सर, एडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पिछले बार हम लोग जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा दोबारा हाथ खड़ा करेंगे, ठीक? कॉपी निकाल लो, ये क्यों नहीं सीखेंगे फिर फायदा क्या होगा, है ना? कॉपी सबको निकाल लीजिए, सीखते जाएगा। और जो पीछे बार छूटा है उसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है? चलिए सबको कॉपी निकालिए, पढ़ते चलो, थोड़ा दिन से जागो। चलिए कॉपी खोलिए, बनाओ ना, नींद नहीं लगेगा, बनाओ, नींद लगेगा। आप हाथ रखेगा तो नींद आ गई है, पाली से सोच लेंगे नहीं, ठीक है? दोपहर में मैथ नहीं पढ़ते, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ना है ना। पढ़ने का मन करता है किसी को? हाँ सर, रहता है। सही सही बोलो, बहुत कम लोगों को मन करता है, हमको रहता है सर। लेकिन हाँ किसी किसी को मन करता है, कोई बात नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन तैयार होना है। अब देखो उसको आज गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा आया कि सर उसको फोन लगा के हम लोग बोल दिए कि गेम खेल रहा है, कोई कर रहा, चलो आइए, तो वो सबको यहाँ पर कोई माइंड नहीं करेंगे, है ना? पता है स्कूल से जब आप लोग निकल जाएंगे, बैठते स्कूल से जब निकल जाइएगा, कोई यहाँ पर पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? नहीं। स्कूल से निकलने के बाद फिर याद करिएगा कि कोई सर डांटते, किसी को मतलब होता तो कम से कम बोलता है, नहीं तो अभी का टाइम कैसा आ गया है? हो गया हो गया हो गया। अभी का टाइम कैसा हो गया है आपको पता है कि टीचर को बच्चा से मतलब नहीं है, आपको भी पता है कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सोचने लगेंगे तुमको कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन स्कूल में लोग डांट रहे हैं ना अभी के डेट में, कम से कम 10th तक। 10th के बाद आप बाहर निकल जाइएगा, किसी को मतलब नहीं है। अभी जब कोई डांटता है, कोई सर कुछ बोलते हैं तो समझिए कि आशीर्वाद मानिए उसको, क्योंकि उनको केयर है इसलिए आपको बोले, नहीं तो फिर वही वाला बात हो जाता है कि हमको क्या मतलब है ना। जब शिक्षक भी, सर लोग भी अगर सोचने लगेंगे, हम भी बोलते हैं हमको क्या मतलब है, तुम सीखो या नहीं सीखो, है ना? तो ये गलत बात है ना। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? इसलिए टीचर की डांट को क्या मानना है? आशीर्वाद। बुरा तो कभी नहीं मानना है। तुम्हारे ऊपर में बहुत गुस्सा आता है ना, लगेगा कि एकदम बहुत जोर से गुस्सा आता है ना स्टेज में, लेकिन कंट्रोल करना है उसको, और जो एनर्जी है उसको कहाँ लगाइएगा? पढ़ाई में लगाइएगा। समझ में आया? कोई माइंड नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। सर बोले हैं तो उसको सुन लीजिए, इस कान से सुनिए, अच्छा बात है उसको एक्सेप्ट कीजिए, डांटे तो भी सुन लेना है। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग 4.2। शायद 4.2 में हम लोग 1 से 5 क्वेश्चन तक पढ़े थे, है ना? आज 2 से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है? एक बार रिवीजन कर देते हैं, जो जो नहीं पढ़े वो देख लीजिएगा, दूसरी बार नहीं बोलिएगा कि हम नहीं पढ़े। सबसे पहले हम आपको सिखाए थे द्विघात समीकरण। टॉपिक का नाम लिख लीजिए कॉपी में, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में भी नाम हम लोग को पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानने के लिए सिखाए थे पहले दिन, जिस दिन द्विघात समीकरण हम लोग स्टार्ट किए, सबसे पहले क्या सिखाए थे आपको? द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। तो बताया कि द्विघात समीकरण का रूप किस रूप में होता है? ये ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना? इसी में 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, केवल आप जवाब दीजिएगा। अब बताइए, हम लिखते हैं 4x² - 9 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्या पता है? द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या बताया? ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए, जहां a क्या है बाबू? x² के साथ में गुणांक है ना, उसके साथ में है। x² के साथ में क्या है? a है। x के साथ में क्या है? b है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब उसके साथ x y z कुछ नहीं रहेगा, संख्या रहेगा 2 4 6 ऐसे। ठेठ भाषा में ही ना बोलेंगे, 2 4 6 8 ऐसे लिखा हो रहेगा। पूछेगा आपको b क्या है, तो x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ में जो भी संख्या होगी। मान लीजिए कि हम समीकरण लिख लिए x² 2x² कर दीजिए -7x + 12, है ना? लिखा हुआ है। समीकरण तब होगा जब बराबर कुछ होगा, बराबर 0 कर दिए। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, a कितना है? यहाँ 2 है, ये a हो गया। b कितना है? -7,
ये हो गया बी, और सी कितना है 12। पहचाने से क्या है, ए क्या है, तो यहाँ सिखाया आपको ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो ए हो गया 2। बी क्या होता था एक्स का गुणांक, यानी यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा -7। यहाँ पर सी की जगह पे क्या आ गया 12। ए बी सी पहचानने आप लोग सीख गए। अब हम बताएं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको पहचानने के लिए सिखाएं। तो मान लो एक इक्वेशन लिख दिया हम एक्स स्क्वायर, अभी जो लिखे वही लिखते हैं, -7x + 12। तो इस रूप में नहीं है, ये है कि नहीं, इस रूप में है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। अब देखिए कम नहीं होगा ये। अब मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए, एक एग्जांपल दे देते हैं, 3x का पावर 4 -3x² + 2x + 7। अब बताइए बराबर 0 है, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। घात पहचानने के सिखाए थे, जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका घात होता है। यहाँ x का सबसे अधिक पावर कितना है 4, तो ये द्विघात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको मिटा दें, अब बताइए ये द्विघात है? ये है। क्यों? x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, x का अधिकतम पावर कितना है 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब क्या रूप देखना होगा, द्विघात वाला ये है हमारा, ये टर्म है, मतलब ए वाला टर्म भी हुआ, ये वाला टर्म भी हो गया, ये वाला टर्म भी हो गया, ये वाला टर्म है। अब इसके पहले आप, इसके बाद आपको हम बताए थे, अब जैसे हम यहाँ एग्जांपल दो दिए हैं, 4x² - 9 = 0। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो कुछ बोले आप लोग नहीं है ना, अब कुछ बोल रहे हैं क्या सही है। तो आपको पहले बता चुके हैं पहचानने का तरीका। x² वाला टर्म है, यहाँ है x² वाला टर्म है, ये वाला टर्म आपको मैच कर रहा है यहाँ, x² वाला टर्म है ना, bx वाला टर्म खोजते हैं, ये है क्या? नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं 4x² यानी ax² वाला टर्म मिल गया, एक की जगह पे 4 है, x² की जगह पे x² है। अब bx वाला टर्म खोजते हैं, bx है या नहीं है, नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 गुना, ऐसे कर दो, b गुना 0। किसी भी संख्या को जब हम लोग 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है 0, -9 = 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा गया? लिखा गया, ax² + bx + c = 0 हो गया। b वाला टर्म भी ले आए, नहीं लेके आ गए, या ऐसे इसको मत लिखिए, यहाँ पर इसको ऐसे कीजिए, ऐसे करो, ऐसे लिखेंगे ना, b तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर, इसलिए दूसरे वो गलत हो गया था। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं bx, तो x में लिखेंगे और b का टर्म, तो यहाँ b की जगह पे 0 लगा देंगे। अब देखिए 4x² + bx, b की जगह पे 0, या इसको और अच्छा लगेगा ऐसे कर दो 0, अब गुना x कर दो, या डॉट ही रख दो, 0 गुना x। अब देखिए ax² हो गया, ये वाला टर्म, bx कितना हो गया, b की जगह पे 0 कर दिया, x कर दिया, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0, bx के रूप में लिख दिए, और c की जगह पे -9 हो गया, +9 भी रहेगा तो भी हो जाता। यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है। यानी कि अभी हम सीखे कि अगर x² वाला टर्म रहे और अगर ये मिडिल टर्म bx वाला टर्म नहीं रहे, कौन सा रहे, x² वाला टर्म रहे और कांस्टेंट टर्म रहे c रहे, तो भी द्विघात समीकरण होगा। अब कहीं लिख देंगे हम 3x² - 7 = 0, द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अगर हम लिख दें ऐसा 3x² इसको कर दो 3x³ - 2x² + 7 = 0, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जो उस दिन आए थे सबको सीखे होंगे, पहचाने से गए फिर से एक बार। इसके बाद हम आपको एक चीज सिखाए थे, द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका तो हो गया, इसके बाद आपको हम क्या सिखाए थे, मूल निकालने के लिए सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल दिए थे, याद कीजिए x² - 7x + 12 = 0। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो इसका हल क्या होता है? द्विघात समीकरण मतलब दो हल, द्विघात समीकरण मतलब दो हल, यानी x के दो मान आएंगे, अगर y के रूप में रहेगा तो y के दो मान आएंगे, जिसको रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा
शून्य हो जाएगा। ठीक है, वही उसका हल होता है। x का वह मान जिसको रखने पे इसका मान 0 मिल जाए वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसके लिए तरीका अलग अलग भी है, अपने मन से भी रख के देख सकते हो। 9th में पढ़े थे ना बहुपद चैप्टर हम लोग, उसमें था ना अपने मन से रखे हम लोग, 1 रख के देखते थे, -1 रख के देखते थे, -2। अब बताइए अपने मन से, जब हम लोग द्विघात चैप्टर पढ़ रहे, बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th में, तो बहुपद के लिए अगर px बराबर इतना है, याद आ रहा है? समझते जाइए। अगर px बहुपद जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, एक बहुपद है मान लिया आपके पास x² - 7x + 12। अब बताइए कोई ऐसा मान बताइए जिसके लिए इसका मान 0 हो जाए। तो आप लोग अपने मन से रखते थे, 0 रख के देखते थे, 1 रख के देखते थे, 1/2 रख के देखते थे, -1 रख के, -2 रख के। चलिए अब अगर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर 3 रखते हैं देखते हैं क्या मिलता है। 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 12। सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 -7 × 3 21 + 12 प्लस वाला एक साथ हो जाएगा 12 9 21 घटाओ 21, इसका मान कितना हो गया? 0। इसी तरह एक बार 4 रख के देखिए, P4 ये हो गया 4 का स्क्वायर -7 × 4 + 12। सॉल्व कीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 -7 चौके 28 + 12, इन दोनों को जोड़िए 16 12 28 घटाओ 28 0। समझ गए? यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह पे 3 और 4 रख के देखते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है? 0। इसका मान कितना निकलता है? 0। यानी 3 और 4 जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट करता है। यानी x के जगह पे अगर 3 रख दें या 4 रख दें, इसका मान कितना हो जाता है? 0। यही इसका हल है, इसका शून्यक है। जीरोथ बोलते हैं ना, 0, इसका जीरोथ बोलते हैं हम लोग। शून्यक पढ़े होंगे 9th में, पढ़े थे ना हम लोग। यानी वह मान जिसको रखने पे इसका मान 0 मिल जाए, 0 मिल जाए, वही इसका शून्यक है या उसका हल है। समझ गए? सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। यानी 3 और 4 रखने पे इसका मान कितना मिल गया? 0। यानी दिए गए, अगर इसको समीकरण बना दें तो दिए गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा? 3 और 4। तो हम लोग इसमें यही पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करने का हम लोग पहला तरीका सीखे थे, वर्गमूल विधि सीखे थे। कौन सा विधि? वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। वर्गमूल विधि में क्या था? मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 4x² - 9 = 0। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पीछे देखते जाइए, आप ही लोग बता रहे हैं, आप लोग नहीं सुने थे, फिर से रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, देखते जाओ। ऐसे करके बैठो तो नहीं है। 4x² - 9 = 0 सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा? 4x² - 9 को राइट साइड में ले जाओ, क्या हो जाएगा? 9। अब कितना हो गया? ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुना में 4 इधर आके भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √9/4। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 4 का वर्गमूल 2, ये हो जाएगा +-3/2। ये बता चुके हैं कि प्लस माइनस क्यों होता है ना। -3/2 का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा 9/4, और +3/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 3/4 आएगा। बता चुके हैं क्यों? पहले बताया है ना, एक सिखाए थे, एग्जांपल दिए थे, याद करो। उससे पहले x² = 25 सिखाए थे, तो x बराबर क्या बताए थे? +-5। सिंपल एग्जांपल दिए। -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 +25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा? 25 आएगा। चलिए, इसलिए हम लोग वैल्यू +- दोनों में, यानी x का मान यहाँ x हमारा क्या निकला? x बराबर लिखेंगे 3/2 और -3/2। यानी जो हमारा आंसर निकला, हल निकला 3/2 और -3/2, ये इसका क्या हो गया? हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 2 हल निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण थे, 2 हल थे, और 2 हल आया, एक 3/2 आया और दूसरा कौन सा आया? -3/2। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल विधि। कौन सा? वर्गमूल विधि। इसके बाद